वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 भारतवर्ष की भव्यता भाग के अंतर्गत भारतवर्ष की भव्यता किस प्रकार थी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पाषाण काल से लेकर लगभग 8वीं सदी तक के प्राचीन भारत के इतिहास का हमने अध्ययन किया है। देखिए, पाषाण काल यानी कि पत्थरों का जो काल रहा है, तो वहाँ से लेकर लगभग 8वीं सदी तक प्राचीन भारत के इतिहास का हमने अध्ययन किया है कि प्राचीन भारत किस प्रकार था, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। विभिन्न काल की संस्कृति, शासकों के बारे में हमें जानकारी मिली और जब हमने इन सब के बारे में अध्ययन किया तो हमें विभिन्न काल, जो भी काल रहे हैं, जैसे मध्ययुगीन काल रहा है या फिर जितने भी काल रहे, उन सभी कालों की संस्कृति, फिर शासक, वहाँ के शासक कौन कौन से थे, वो किस प्रकार थे, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। भारत एक प्रायद्वीप जितना बड़ा राष्ट्र है। जैसे देखा जाए कि भारत लगभग एक अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र है। प्राचीन काल से अनेक जाति, प्रजाति, समूह इस देश की समृद्धि से आकर्षित होकर इस देश में आते रहे हैं। और अगर हम पीछे की पूरी इतिहास के बारे में पढ़ने की, अगर जानने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से ही अनेक जाति या फिर विविध जो भी जाति जमाती है, फिर प्रजातियाँ, समूह इस देश की समृद्धि से आकर्षित होकर इस देश में आते रहे हैं। इस कारण से भारत की संस्कृति में विविधता का संगम है। इसी कारण के चलते भारत में हमें क्या दिखाई देता है, तो विविधता दिखाई देती है। विविधता का संगम हमें दिखाई देता है कि जैसे कि महाराष्ट्र है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, फिर गुजरात है, गुजरात के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, त्यौहार मनाने की जितनी भी प्रथाएँ हैं, वो सब विविधता, और पूरे भारत में ही विविध जितने भी राज्य हैं, उनमें सभी संस्कृति से लेके, पहराव से लेके, खान पान तक सभी विविधता का संगम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे विविधता में एकता कहते हैं, इस देश की महान कला और स्थापत्य तथा समाज जीवन की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भी हमें कहा था, नेहरू जी ने, कि विविधता में एकता है हमारे देश में। तो इस देश की जो महान कला है, किस प्रकार की कला यहाँ पर विकसित हुई है, स्थापत्य और समाज जीवन ये किस प्रकार का रहा है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे प्राचीन भारत की प्रजा की गौरवशाली विरासत की जानकारी मिलती है। जिसके चलते हमें जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत की जो प्रजा है और इसकी जो गौरवशाली विरासत रही है, इसकी जानकारी मिलती है। अब प्राचीन भारत की खेती किस प्रकार थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्राचीन भारत में खेती किस प्रकार थी। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश उपयोग में लाने वाली वस्तु खेत या खेत उत्पाद से मिलती है। अगर हम देखा जाए तो आमतौर पे घर में जितनी सारी वस्तुएं होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं उपयोग में आने वाली कि वो खेत या खेत के उत्पादन से बनी हुई ही रहती है। कृषि का प्रारंभ प्राचीन भारत में हुआ था। कृषि का जो प्रारंभ है या शुरुआत है कि लोगों ने खेती कब से शुरू करना प्रारंभ किया था, या खेती में फसल किस प्रकार वो लेते थे, तो ये प्राचीन काल से ही भारत में प्रारंभ होते हुए हमें दिखाई देता है। उस समय भी खेती के लिए अनेक औजार और सिंचाई की व्यवस्था भी थी। अब देखा जाए तो कृषि का प्रारंभ प्राचीन भारत में ही हुआ है, यानी प्राचीन काल से ही हुआ है, लेकिन उस समय भी खेती के लिए अनेक औजार लोगों के पास उपलब्ध थे और सिंचाई की व्यवस्था भी थी। प्राचीन समय में गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मटर इत्यादि की खेती की जाती थी। अगर देखा जाए तो प्राचीन समय में कौन कौन से उत्पादन लिए जाते थे भारत में, या फिर कौन कौन से उत्पादनों की खेती की जाती थी, तो उसमें कौन कौन सी फसलें थी, तो गेहूँ था, जौ, फिर धान, फिर ज्वार, बाजरा, तिल, मटर, इन सब चीज़ों की खेती तब भी की जाती थी। कब? भारत के प्राचीन समय में। अब इनके पास औजार कौन कौन से स्वरूप के थे, वो देखिए। औजार, हड़प्पा संस्कृति में कृषि साधनों में हल का अवशेष नहीं मिला है। जो कि हम हल देखते हैं ना, कि हल जोते हुए किसान को हम खेत में देखते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी भी हम लोगों ने प्राप्त की है, तो उसमें कृषि साधनों में हल का अवशेष नहीं मिला है कि हल ये कुछ औजार था, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन
हल के आकार का खिलौना मिला है। देखिए, हल तो नहीं मिला या हल के अवशेष तो नहीं मिले हैं, लेकिन हल के आकार का खिलौना मिला है। इससे यह ज्ञात होता है कि खेती में हल का प्रयोग किया जाता था। अवशेष नहीं मिले हैं लेकिन खिलौना मिला है, तो उसका प्रतिरूप अगर बनाया गया है तो देखने के लिए ये भी है कि इससे यह पता चलता है कि खेती में हल का प्रयोग ज़रूर किया जाता था। लगभग 2500 वर्ष पहले से खेती के लिए लोहे के साधन का उपयोग बढ़ा था। देखा जाए तो लगभग 2500 वर्ष पहले से ही खेती के लिए जो लोहे के साहित्य इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब का उपयोग बढ़ा था। इससे जंगल साफ करने की कुल्हाड़ी, हल के फाल का समावेश होता है। अब देखिए, जो जंगल साफ करने के लिए या लकड़ी तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वो कुल्हाड़ी का भी और हल का जो फाल रहता था उसका भी समावेश होता है। इसके उपरांत वे लोग हंसिया कुल्हाड़ी से भी अवगत थे। हंसिया भी उन लोगों के पास उपलब्ध हो गए और कुल्हाड़ी भी इन लोगों से भी वो अवगत थे, यानी कि इन चीज़ों का भी वो इस्तेमाल खेती के लिए किया करते थे। कि हमने औजार किस प्रकार थे या कौन कौन से थे, कि जैसे लोहे की कुल्हाड़ी थी, फिर हल के फाल थे, हंसिया थे। इन सब बातों का तो या इन सब औजारों का तो इस्तेमाल प्राचीन काल में, प्राचीन समय में भी किया गया है, ये देखने को मिलता है। अब सिंचाई किस जो क्या पद्धति थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजा और राज्य टिक नहीं सकते थे। अगर गांव समृद्ध है तो फिर राजा और राज्य टिक पाता था। जिस तरह की खेती तथा उसके विकास हेतु नए साधन और बीज महत्वपूर्ण थे उसी तरह सिंचाई व्यवस्था भी उपयोगी थी। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुआं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए जाते थे। पता चलता है कि प्राचीन काल में जिस तरह से खेती तथा इसके विकास हेतु नए साधन और बीज महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार वहाँ की सिंचाई व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस समय सिंचाई के लिए कौन कौन से उनके पास पर्याय थे, तो नहर, कुआं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे और जिसके द्वारा खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्राचीन समय में कौन कौन से जो उनके पास कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध थी, तो नहर हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ और कृत्रिम जलाशय, तो ये इन सब के द्वारा खेती में सिंचाई की जाती थी। अब देखिए, प्राचीन भारत और ग्रामीण जीवन किस प्रकार का था। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ग्रामीण जीवन इस प्रकार का था। भारत के उत्तर भाग के गांवों के प्रमुख को ग्राम भोजक कहते थे। अब प्राचीन भारत का ग्रामीण जीवन किस प्रकार था, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो ग्रामीण जीवन था, और भारत के जो उत्तर भाग के गांव थे, यानी कि उत्तरी भाग के, जैसे भारत का जो उत्तरी भाग है, ऊपर का भाग, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ऐसे इस साइड से, तो गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो ग्राम भोजक कहते थे। सामान्य रूप से एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे। एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे। ये पद वंश परंपरागत वाला था, यानी कि ग्राम भोजक अगर पिता रहा तो फिर उनके भोजक अगर पिता रहा तो फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र। इस प्रकार यह एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो पद था ग्राम भोजक का, ये पद संभालते थे। ये पद वंश परंपरागत वाला था, यानी कि वंश परंपरा से चलने वाला पद था। ग्राम भोजक सबसे अधिक जमीन वाला होता था। जो ग्राम भोजक रहता था उसके पास पूरे गांव के तुलना में सबसे अधिक ज़मीन होती थी। ये ज़मीन मालिक मजदूर से खेती करवाते थे। ये जो है कौन, ग्राम भोजक, तो ये ज़मीन मालिक मजदूरों से खेती करवाने का कार्य करते थे। राजा भी कर संग्रह के लिए उन्हें ही रखते थे और राजा को कर को इकट्ठा करके राजा को देने के लिए या कर संग्रह करने का कार्य ग्राम भोजक द्वारा ही करवाते थे। वे नियम कानून का पालन करवाते थे और जो भी नियम कानून वो बनाते थे तो उसका पालन भी वो गांव में करवाते थे। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के लोग रहते थे: बड़े जमींदार, छोटे कृषिक और कृषि विहीन अर्थात मजदूर, जिसे दास भी कहा जाता है।